Assalamualaikum. Good morning. Welcome. And a lot of you had a very late night. So did I actually. और मैंने कहा था ना कि मैं मंडे को आपको बताऊंगी कि मेरी टीम जीत रही है कि नहीं जीत रही, और मेरी टीम जीत गई। आपकी टीम जीत गई या आपने आखिरी वक्त के लिए फैसला महसूस किया हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मेरी तमाम हमदर्दियां, तमाम मेरी सपोर्ट, तमाम मेरी नेक तमन्नाएं, दुआएं और नेक ख्वाहिशात स्पेन के साथ हैं। और कोई ऐसी बात नहीं। और स्पेन दुनिया फुटबॉल का चैंपियन बनकर कल उभर गया है। कल फाइनली कमाल नहीं है, नहीं आपने कहा था, बट स्पेन जीत गया है। स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया है। एंड ऑनेस्टली कल व्हेन दे गॉट ऑन टू द फील्ड, मतलब दोनों टीमें आई हैं और थ्रू आउट द मैच अब्दुल्ला स्पेन ने डोमिनेट किया है। लग ही नहीं रहा था कि अर्जेंटीना जो है वो एक डिफेंडिंग चैंपियन है। और डिफेंडिंग चैंपियन को हराने का भी आपको पता है फिर लुत्फ अलग होता है। और स्पेन स्पेनिश फुटबॉलर्स, स्पेनिश फुटबॉल का जादू कल सर चढ़कर बोला और आलमी चैंपियन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में भी अजब मंजर थे हर शहर में। हमें तो लग रहा था कि हम एक्चुअल फुटबॉल लविंग नेशन बन चुके हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज पाकिस्तान वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया में एहतमाम हुए थे कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई थी और लोग जमा हुए थे, मतलब एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं ना, एज यू कैन टेल, ये हमारे ही हैं। सो फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर टू कराची एंड इन बिटवीन देवर पूरी सेटिंग हुई थी, सेटअप थी, प्लेसेस, स्क्रीन्स थी, हजारों के मजमे में लोग थे। गुज़श्ता कुछ अरसे में डी चौक पर जितने भी सियासी इज्तिमात हुए हैं या एहतजाज हुए, उसमें सबसे ज्यादा नंबर तो कल हमें देखने को मिला है। मतलब और एंड टू थिंक यू आर सो राइट कि ये कोई पॉलिटिकल रैली कुछ इस किस्म का नहीं हो रहा। मतलब दिस इज व्हाट द पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट कि हमें कोई अच्छी चीज़ दिखाओ तो हम भर भर के बाहर निकलेंगे। और ये कल फाइनल, फुटबॉल के फाइनल के लिए ये हाल था, अंदाज़ा करें आप जरा। अच्छा, बड़ा ही मुझे वैसे बड़ी खुशी हमारे यहाँ जिस तरह अरब ममालिक में है या दुनिया के बाकी मुल्कों में उस लेवल का क्रेज तो नहीं है ना फुटबॉल का। ठीक है, नौजवानों में है और बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ना हम खेल रहे थे, ना हमारे खेलने का कोई अनकरीब चांस है, मतलब इस तरह वर्ल्ड कप में। लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये देखा जो बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, दिस इज इनक्रेडिबल। हमारे स्टार्स आर अ पार्ट ऑफ इट। कितने हमारे स्टार्स जो हैं वो अवाम में घुस के उन्होंने एंजॉय किया। सियासी लीडरान वो तो खैर होते ही है ना, वो तो आपको पता है कि एक अपॉर्चुनिटी हो तो वो पहुंच ही जाते होते हैं, बट अदरवाइज टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड एक्चुअली वांट टू सेलिब्रेट विद द पीपल, मतलब ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, एक और चीज़ हम बता दें कि पूरा जो मुकर्रर 90 मिनट्स होते हैं ना जो मैच के थे, 45 हाफ और 45 दूसरा, उसमें कोई गोल नहीं हुआ, आपको पता है। तो ये इजाफी मिनट्स जो होते हैं, इजाफी वक्त जो होता है, उसमें अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया गया। इसलिए भी आसान है क्योंकि एक ही गोल ज़्यादा इतनी कोई। सो स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल हुआ फेरन टोरेस की जानिब से, और पूरे मैच पे स्पेन ने अर्जेंटीना को डोमिनेट किया और ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि दिफाई चैंपियन खेल रही है। आप स्टैट्स देखें, पोजीशन या शॉट्स ऑन टारगेट देखें, सब जगह स्पेनिश टीम ही छाई रही है। और ये वर्ल्ड कप का वाहिद मैच था जहां मेसी पिच पर अपना मामूल का जादू दिखाने में नाकाम रहे। और You know, the first 25-30 minutes जब चल रहा था and we were watching, तो वैसे भी मेसी का एक होता है, पहले वो लिटरली 25-30 मिनट तो ज़रा जायज़ा ही लेते हैं, इधर से उधर हो रहे होते हैं, he doesn't really do much। लेकिन उसके बाद से आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो ज़रा बढ़ जाती है, क्योंकि now that he has seen what's happening, who's playing what, किसकी क्या टीम है, everything, and then he would play। But अच्छा, इसके अलावा जो डिमीनर, जो एटीट्यूड, जो जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का फुकदान अर्जेंटीना की टीम की तरफ से दिखाया गया कल के मैच में, मेसी के इलस्ट्रियस करियर पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा डेंट पड़ गया बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड राइट आफ्टर द मैच। हाँ, राइट आफ्टर द मैच, ड्यूरिंग द मैच, एटीट्यूड, मतलब घुसे मुक्के क्या सब कुछ होता रहा। ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन जो थी ना वो ऑन फील्ड बड़ी वाजे थी। और अर्जेंटीना के 3 खिलाड़ियों को येलो, जबकि एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड जो है वो दिखाकर ग्राउंड से बाहर भेजा गया। लेकिन मैच के बाद जो हुआ वो यकीनन अर्जेंटीना के लिए जो था, उनकी एक शान है उनकी भाई, मतलब एक तो डिफेंडिंग चैंपियंस भी थे और वो उनका पलड़ा बड़ा फिर वो हावी रहा है, भारी रहा है। मतलब मेसी एक आइकॉन है फॉर अ जनरेशन एंड अ हाफ। बट देन व्हाट हैपेंड, मैच खत्म होने की जो सीटी थी उसके बाद फिर जो हुआ उसके बाद, मतलब पूरी एक पाराडेसा और स्पेन के रॉड्री और गावी और दीगर खिलाड़ियों के झगड़ों में मुलव्विस रहे, जबकि इनके एक साथी नोवेल मोलेना को भी एक गुजरते हुए स्पेन के खिलाड़ी पर मुक्के बरसाते देखा गया है।
अंदाजा कर। ये सब कुछ हो रहा था, ये सब कुछ होता स्पेन रहा। की टीम ने अमेरिकी सदर ट्रंप से वर्ल्ड ट्रॉफी वसूल किया। अच्छा, इस पे भी पॉज करें। आपको याद है ना वो दिन जब ईरान पे हमले हुए और वो जंग स्टार्ट हुई आज से 3-4 महीने पहले, तो स्पेन ने बड़ा वोकली अगेंस्ट बोले और उन्होंने ऑलमोस्ट को कहा कि भाई हम तो ट्रेड ही नहीं करेंगे और हम तो कता ताल्लुक खत्म करने वाले हैं एग्रेसर से, जो कि ऑब्वियसली अमेरिका था। तो आपको सदर ट्रंप के याद होंगे कि क्या क्या उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी स्पेन के बारे में, और ख़ासतौर पे एक स्टेटमेंट मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जिन्होंने कहा था स्पेन इज़ अ लॉस्ट कॉज। तो ये उनका कहना था। तो कल बड़ा इंतजार था कि अगर स्पेन जीत जाता है और ट्रॉफी जो है वो तो सदर ट्रंप से ही मिलेगी, तो हाउ दैट सीन वुड अनफोल्ड। और आज आप सोशल्स पे देखेंगे कि उसके मतलब एक मीम्स का पहाड़ बना हुआ है। जब वो विनिंग पिक्चर हो रही थी तो वो बहुत नजदीक खड़े हुए थे। He wanted to be a part of तो फिर उन्हें साइड पर ले जाया गया, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है वो जो आप पैलेस्टीनियन कॉज की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन स्पेन में फ़लस्तीन के झंडे लोगों को उठाए हुए देखा गया। लमीन यमाल का आपको पता है ना, तो पूरा झंडा उठाया हुआ था, उनकी पिक्चर है जो वायरल है, और वो जाहिर है लोग उसको अक्सर पोस्ट कर रहे हैं और कल तो मौका था ही पोस्ट करने का। सो सदर ट्रंप ट्रॉफी थमाने के बाद ताखीर से स्टेज से उतरे, खड़े ही रह गए। हाँ, क्योंकि इस दौरान उनकी ट्रॉफी लिफ्ट करने का जो मोमेंट इंटरवीन एंड देन ही हैड टू लाइक टेक हिम ऑन द साइड। तो कुछ इसके संग चल रहा था। खैर एनीवे इतना नहीं पता होगा ना, इट्स ऑलराइट। हम तो बिल्कुल इन गुड स्पिरिट ही ये सारी बात कर रहे हैं। तो जी ये सब कुछ भी हो गया और उसके बाद बड़े नारेबाजी, बड़ा शोर शराबा, और उसके बाद बीच में क्लोजिंग सेरेमनी की परफॉर्मेंसेस, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, क्योंकि वो भी कोई कमाल की परफॉर्मेंसेस थी जिनमें शकीरा वाज देयर एंड रॉबी विलियम्स वाज देयर एंड आई एम श्योर जस्टिन बीबर, आई एम फॉरगेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, बट मतलब एक कमाल का सीन था। अवार्ड्स भी हो गए सारे। BTS वाज देयर, BTS वाज देयर, ह्यूज थिंग। मतलब तो मुझे देख के एकदम से याद आ गया। तो काफी रंगारंग किस्म की क्लोजिंग सेरेमनी थी। स्पेन के ही पाउको चुबासी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है, और बहुत सारे अवार्ड आपको पता है। गोल्डन बूट का फैसला भी हो गया, एम्बापे को मिला, और सबसे ज़्यादा उन्होंने गोल स्कोर किए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, पिछले साल भी उन्हें मिला था। सो इसके अलावा भी तमाम अवार्ड्स का फैसला हो गया, चैम्पियन का फैसला भी हो गया, और वो चीज़ जो हमें कुछ हफ्तों से इंगेज किए हुए थी, जगाए हुए थी, एंटरटेन कर रही थी, वो बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंची है। थोड़ा सा सैड भी हो रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है 1.5 महीने से तो ये इवेंट चल रहा था। वो तो 48 नेशंस वर अ पार्ट ऑफ दिस, और फिर वो फाइनली खत्म हो गया। एंड देन आई वाज आल्सो लुकिंग ऑनलाइन कि लोगों ने $30,000 हजार दिए थे टू वॉच द फाइनल। मतलब पीपल पेड, और फिर लोगों का और जो जरा कम सीटें, कम पैसों की सीटें थी, वो भी $8,000। अच्छा, अब ये जो विजुअल है ना, मेसी अपना सिल्वर मेडल वसूल करने के बाद जब स्टेज से उतरे तो वो आप दीदा नजर आए, बैठ भी गए कुछ देर के लिए इस तरह ग्राउंड पे, और जाहिर है कि मेसी की ग्रेटनेस के ऊपर क्या ही डिबेट हो सकती है। फिर आप स्पेन का लेवल चेक करें कि पूरे टूर्नामेंट में ये टीम ऐसी है कि इसके खिलाफ सिर्फ एक गोल स्कोर हो सका थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मतलब, और वो भी मतलब लिटरली एंड में ही हुआ, कुछ शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। 16 बरस बाद टाइटल जीतने में कामयाब रहा, और बैक वक्त पाए मेंस एंड वुमेन वर्ल्ड कप दोनों। हाँ जी, 3 में इन्होंने जीता था विमेन, और 2026 में अब इन्होंने जीत लिया है मेंस फुटबॉल का टाइटल। सो हमारे पास और भी बहुत सारी गुफ्तगू है तो अपनी तो हमने अपने ओपिनियंस दे दिए, और हम रास्ते में आपको और बताते जाएंगे। फारूक शाह ने हमें ज्वाइन किया, कौमी फुटबॉलर हैं, और याया हुसैनी भी हमारे साथ हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हमारे गेस्ट जो हैं उनसे पहले स्टार्ट करते हैं। याया, आप थोड़ा सा वेट करें, पहले ज़रा हम बात कर लें फारूक शाह से। फारूक शाह साहब, मतलब अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियन वर क्वाइट द फेवरेट्स, ऑल्दो लोगों के थोड़े से ओपिनियंस बदलना स्टार्ट हो गए थे आफ्टर द लास्ट कपल ऑफ मैचेस, लेकिन आपको क्या लगा कि कल फेयर एंड स्क्वायर मैच था? अर्जेंटीना हमें लगा कि ज़रा अंडर प्रेशर है। अस्सलाम वालेकुम। अर्जेंटीना पिछले तकरीबन मिस्र के मैच के बाद वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, और दूसरा ये जितने उन्होंने अपने लीग से लेके क्वालिफायर होने तक तो उन्होंने जितने भी फुटबॉल के लिए जो उनके अपने जितने भी टीमों के सामने खेले, जो इनको अभी टफ टीमें मिला, मिस्र मिला, फ्रांस मिला,
लाइव इंग्लैंड मिला और दूसरा ये इनको स्पेन मिला। स्पेन फुटबॉल के जिस तरह इनका खेलने का अंदाज है, ये टचेस में प्लेयरों को बहुत डिस्टर्ब करते हैं और वो अपने जितने टचेस किए और उससे ज़्यादा जो है ना अर्जेंटीना के प्लेयर है, जितने इनको रनिंग हुआ उनका स्टेमिना उनका कम हुआ और जितने भी ये स्पेन अपने फुटबॉल पे फोकस रहा, अपने फुटबॉल का। और अर्जेंटीना जो एग्रेशन था, उनका खेलने का अंदाज वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डाउन था और मतलब वो डिम बिल्कुल नजर आ रहा था। याया से भी यही पूछेंगे कि वाकई थकाया भी। हाँ याया, दैट इज सो ट्रू। जो फारूक भी कह रहे हैं कि वो टीम जो एक फाइनल में नजर आनी चाहिए। अर्जेंटीना प्लेड सो वेल। हम स्पेन की भी अभी बात करेंगे, मतलब क्या क्लास एक्ट था उनका, लेकिन व्हाट टुक अर्जेंटीना डाउन? अर्जेंटीना ये उसका जी फारूक साहब, हम याया से सवाल कर रहे हैं, आप प्लीज हमारे साथ ही रहिए। वी ऑल्सो याया भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी याया भाई, सबसे पहले तो हुमार अब्दुल्ला आपको अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि कल अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम मुकम्मल तौर पर ऑफ कलर नजर आई और मैच के इब्तदाई 5 मिनट में 2 अटेम्प्ट किए स्पेन की फुटबॉल टीम ने अर्जेंटाइन के गोल के ऊपर। और इब्तदाई से ही अर्जेंटाइन की फुटबॉल टीम के खिलाफ स्पेन का जो अटैक था वो लग रहा था कि आज वो कुछ करने के लिए आए हैं। लेकिन सेमीफाइनल की तरह यहाँ पर भी पहला हाफ जो है वो गोललेस रहा, दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रही। लेकिन मुझे याद आया जो इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया था अर्जेंटीना ने, आखिरी 7 मिनट में 2 गोल किए और दोनों गोल में लायनल मेसी जो थे वो इन्वॉल्व थे और उन्होंने बताया कि बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में किस तरह परफॉर्म करता है। लेकिन कल मेसी जो थे बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बहुत सारे इस टूर्नामेंट में ऐसे मामला थे जिसके बाद अर्जेंटीना की टीम जो है वो लोगों के दिल से किसी हद तक उतर गई थी। खासतौर पर वीडियो रिव्यू में जो मामला सामने आए और वाज़े तौर पर ये लग रहा था कि जी अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम को जो है वो फीफा की तरफ से बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प आउट किया जा रहा है। इस पर भी बात हो रही थी कि जी उनका जो एक मैचों का शेड्यूल है वो बहुत ही आसान शेड्यूल है। ऑन द अदर साइड स्पेन की फुटबॉल टीम जिसने मुकम्मल तौर पर इस टूर्नामेंट में डोमिनेट किया, जिस तरह अभी आप लोग बता रहे थे कि सिर्फ 1 गोल उनके खिलाफ इस टूर्नामेंट में हुआ, 8 मैचों में 14 गोल, 1 गोल उनके खिलाफ हुआ। ऑन द अदर साइड अगर अर्जेंटीना की बात करते हैं तो टूर्नामेंट के 8 मैचों में उन्होंने 19 गोल किए, 8 गोल उनके खिलाफ हुए। लेकिन कल के मैच में अर्जेंटीना की टीम लग ही नहीं रही थी और मुझे लगा कि 36 साल पहले जो जर्मनी और अर्जेंटीना का फाइनल हुआ था, डियागो मैराडोना उस फाइनल में खेल रहे थे, वहां पर भी अर्जेंटाइन की टीम जो थी वो अपने जात का दिफा कर रही थी लेकिन बिल्कुल ऑफ कलर थी और जर्मनी की टीम जो है उसने डोमिनेट करते हुए अर्जेंटाइन को दीवार से लगा दिया था। तो कल अर्जेंटीना की टीम वो टीम थी नहीं जो थ्रू इस टूर्नामेंट खेलती हुई आपको नजर आई। अच्छा, ये ज़ाहिर नहीं थी तो इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? हम फारूक आपसे जानेंगे। लोग अर्जेंटीना के खिलाड़ियों की एवरेज एज पे भी बात करते हैं लेकिन फिटनेस लेवल तो हमारे सामने ही है। ज़ाहिर है थ्रू आउट द टूर्नामेंट ठीक है कुछ इल्जामात की जद में रहे, फाइनल तक पहुंचे, इल्जामात की जद में रहे लेकिन फिर भी फाइनल तक पहुंचे। क्या आपको दोनों टीमों के दरमियान बुनियादी फर्क क्या नजर आया थ्रू आउट द टूर्नामेंट और कल के मैच में भी? स्पेन जो है ना, एक जो स्पेनिश लीग है वो अपने लीग के जितने मैचेस है वो सेम इसी पैटर्न से खेलता है और स्पेन के जितने भी प्लेयर थे तो तकरीबन उसमें बारसा का ज़्यादा प्लेयर थे। और दूसरे स्पेनिश का अपना फुटबॉल पे एक काबू जिस तरह खेलने का रवायत है जो स्पेनिश लीग में, वो इस चीज़ में बहुत हैवी है। वो कोई भी टीम हो उसके सामने वो अपने टचेस से उस टीम को इतना डिस्टर्ब कर देते कि वो टीमें जो है ना रन अगर विदाउट बॉल ज्यादा रन करे तो वो टीमें जो है उसका फिटनेस डाउन हो जाता है। बॉल विद बॉल जो है ना वो बहुत ज्यादा हेवी खेलते हैं। और दूसरा ये अर्जेंटीना जो है ना वो एग्रेसिव से खेल रहे थे और दूसरा ये उनके टचेस नजर नहीं आ रहे थे और वो लॉन्ग पासेस पे ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। हर बॉल मेसी को खिलाया लेकिन कल जो है ना उनका रोड्री, स्पेन का रोड्री, उसने बहुत आउट क्लास सेंटर मिडफील्ड के हिसाब से खेला और वो उसने पूरा गेम कंट्रोल किया हुआ था टचेस के हिसाब से। और दूसरा ये
अर्जेंटीना नो डाउट दिफाई चैंपियन भी था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो अपना जो दिफाई चैंपियन नहीं कर सका, वो उसके लिए बहुत बड़ा अफसोस। और मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप था, तो हो सकते हैं अगर इनके पब्लिक निकल भी आए बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सेप्ट फॉर द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, जिसमें जाहिर है एक जबरदस्त कमबैक किया, वो मैच पड़ गया था। अदरवाइज अब बाकी मैचेस देखें तो ठीक है, जाहिर है एक इल्जाम जिसका याया ने अभी जिक्र किया कि निस्बतन आसान हरीफ भी थे, लेकिन अदरवाइज तो कोई खास परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपको लगता है रही? इसलिए जो याया का कहना है ना कि वो फाइनल में जाके बड़े ऑफ कलर नजर आए, उसका हमें रीजन समझ नहीं आए। फारूक, आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी कि जब जीतते चले आ रहे हैं, फाइनल में पहुंच गए हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है, फेवरेट्स हैं, फेवरेटिज्म के भी इल्जामात थोड़े से लगे, तो सब कुछ एवरीथिंग शुड हैव गॉन इन देयर फेवर। मैच में इनके पास बॉल की पोजीशन ही नहीं थी ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। असल में स्पेन वाइट टीम में जो अपने शुरू के मैचेस से लेके फाइनल तक वो एक ही गोल 2 गोल से मैच जीते हुए आ रहे, और वो टीमों को बेबस कर देते अपने टचेस से, और वो इतना टचेस कर देते कि वो एक्स्ट्रा रनिंग विदाउट दूसरी टीम उनके खिलाफ करते हैं। तो आप ज्यादा रन करोगे तो आपका फिटनेस डाउन हो जाता है, और जो टचेस में खेलते हैं उनका फिटनेस हब रहते हैं। वो हर हिसाब से उन्होंने जो फॉर्मेशन पे खेला, कोचिस का जो फॉर्मेशन और जो अप्लाई किया, तो वो कामयाब रहे। अच्छा, याया फारूक ये कह रहे हैं कि टचेस करते हैं जाहिर स्पेनिश खिलाड़ी, और उसकी वजह से इतनी एक्सेसिव रनिंग होती है मुखालिफ टीम की कि स्टेमिना कम हो जाता है ड्यूरिंग द मैच ही, और आप थक जाते हैं, फटीग का शिकार हो जाते हैं। आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी स्पेन के फेवर में काम करती रही है, या फिर अदरवाइज जाहिर है उनका जो टीम कॉम्बिनेशन था, फिर you know they are young, they are younger, they have exceptional talent, everything worked out for them? देखिए, फारूक शाह साहब अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड में वो खुद खेले भी हैं और इस खेल को बहुत करीब से जानते हैं। अगर आप स्पेन की बात करते हैं तो टूर्नामेंट उनका बिल्कुल भी अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था। इस टूर्नामेंट में पहली बार खेलने वाली कैप वर्डे के खिलाफ उनका मैच जो था वो गोललेस ड्रॉ रहा था, और उसके बाद कैप वर्डे को जो है वो अर्जेंटीना ने नॉकआउट मरहले में शिकस्त दी थी। तो कहीं से भी ये लग नहीं रहा था कि स्पेन की फुटबॉल टीम जो है वो फाइनल तक पहुंचेगी, क्योंकि एक ऐसी टीम जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा है उसके खिलाफ आपका पहला ही मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए। स्पेन की टीम जिसने सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त दी थी, यूरोपियन चैंपियन है, और यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल में भी उन्होंने फ्रांस को हराया था। और फ्रांस के बारे में तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एम्बापे की फुटबॉल टीम जो कि फीफा की आलमी दर्जा बंदी में अब तो स्पेन नंबर 1 हो जाएगा, वो हार जाएंगे स्पेन से, क्योंकि अटैकिंग फुटबॉल थी, उनकी बेंच बहुत स्ट्रेंथ थी, उनके 8 साल से कोच जो थे उनके साथ एसोसिएट थे। लेकिन जिस तरह की फुटबॉल स्पेन ने फ्रांस के साथ खेली, उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी थी। लेकिन अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम जो कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, लोग उसको मानते हैं, जानते हैं, ब्राजील के साथ बड़ी एसोसिएशन है पाकिस्तानियों की, लेकिन इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के साथ जो फीफा का रवैया रहा, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, बहुत सारे लोग जो है अब अर्जेंटीना को जो है फेवर नहीं कर रहे थे। लेकिन ये वैसे याया बात ये है, एंड यू आर वेरी राइट, और यही चीज जो थी वो लोगों का सेंटिमेंट अर्जेंटीना के अगेंस्ट बदला भी इस वजह से। लेकिन क्वेश्चनेबल तो फीफा का फिर सारा कंडक्ट हुआ, किरदार उनका क्वेश्चनेबल हुआ, वहां भी थोड़ी सी इंक्वायरियां और सवालात। नाउ दैट द टूर्नामेंट इज ओवर, क्या ख्याल है, होनी नहीं चाहिए? देखिए उमा, बिल्कुल इतना बड़ा टूर्नामेंट हो, इस तरह की चीजें जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि मामूल की बात है, लेकिन फीफा की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी खिलाड़ी को जो है वो रेड कार्ड हुआ हो, मैच नहीं खेल सकता। और सदारती तौर पर जो है इन्फ्लुएंस के बाद बेल्जियम के खिलाफ अमेरिका के खिलाड़ी जो है वो खेलते हुए नजर आए। उसके बाद एंफेंटोनियो जो कि इस वर्ल्ड कप से पहले भी काफी दबाव में थे, क्योंकि ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग के बाद इस टूर्नामेंट का मुस्तकबिल कुछ अच्छा लग नहीं रहा था। फिर जो कुछ इस टूर्नामेंट में ईरान की फुटबॉल टीम के साथ हुआ है वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। उसके बावजूद ईरान की फुटबॉल टीम की कारकर्दगी जो है वो हैट्स ऑफ है। लेकिन ऑन द अदर साइड, जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि इस टूर्नामेंट में हालांकि रिव्यू सिस्टम रखा गया, उसके बावजूद अर्जेंटीना के हक में फैसले। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा
कि बहुत सारी ऐसी चीजें इस टूर्नामेंट में हुई जो कि सोशल मीडिया की वजह से हाइप क्रिएट हुई। अदरवाइज थोड़ी देर पहले भी आप लोग बात कर रहे थे, धक्के लगना, खिलाड़ियों को एक दूसरे के पाँव पे चढ़ा देना, ये नॉर्मल सी चीज है फुटबॉल के खेल में। लेकिन सोशल वो लोग भी आपको फुटबॉल के हवाले से जो है तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहुत ज्यादा उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी थी जिसको अलिफ बे नहीं पता फुटबॉल की। ये भी आप इस चीज को भी मद्देनजर रखिए। ये जो कल अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि धक्का एक दूसरे को धक्के दिए खिलाड़ियों ने, इससे ज्यादा जो एग्रेशन थी वो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के मैच में हुआ था। अच्छा, ड्यूरिंग द मैच हम बात नहीं कर रहे थे या हम आफ्टर द मैच जो हुआ, जब मैच का फैसला हो गया उसकी बात कर रहे थे। उस वक्त तो खत्म हो गया ना सारा कुछ, उस वक्त स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करने का वक्त होता है। एक तस्वीर भी चले, सोशल्स की बात हो रही है तो तस्वीर भी बड़ी एक वायरल हुई है जहाँ यमाल जो है वो जरा दुआ कर रहे हैं, कुछ सजदे में हैं उस टाइप का, और पीछे पूरी एक जंग हो रही है। मतलब सारे एक दूसरे को जरा धक्के शक्के दे रहे हैं। ये हम अपनी स्क्रीन पे चला भी रहे हैं, तो ये चीजें भी बहुत ऑब्वियस हुई, नजर आई। दिस इज राइट आफ्टर द मैच। हम अर्जेंटीना के रवैये की बात कर रहे हैं जी आया। हाँ बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं कि मैच के बाद उनका रवैया इंतहाई अफसोसनाक था। जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या आपको हासिल होता है। तो अर्जेंटीना वाले तो शायद ये सोच कर आए थे कि अब तो बिल्कुल जो है वो पार कर लिया उन्होंने दरिया, और बस फुटबॉल की ट्रॉफी उठाना उनके लिए बाकी रह गया है। लेकिन उनको हैरान किया स्पेन की फुटबॉल टीम ने। वेरी फर्स्ट मिनट से जो है उन्होंने डोमिनेट किया। ये जो आप बात कर रहे हैं कि अच्छा, वैसे क्यों हैरान हुए होंगे, मुझे ये भी एक सवाल है ना, क्योंकि अर्जेंटीना, आपको लगता है कि अर्जेंटीना, क्या फारूक शाह साहब ओवर कॉन्फिडेंट रही ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एंड ड्यूरिंग द फाइनल? आपको महसूस हुआ, क्योंकि जो स्पेन की टीम की कारकर्दगी है वो सबके सामने है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट सिर्फ एक गोल उनके खिलाफ स्कोर मतलब 90 मिनट और पोजीशन उनके पास नहीं आ रही थी बॉल की। वो अपना ऑफ कलर भी लग रहे थे, लग ही नहीं रहा था ये वो टीम है जो सारों को हरा के ये फाइनल में आई है। जी फारूक शाह, असल में स्पेन जो है ना वो शुरू से अपने फुटबॉल जो है ना टचेस से खेलते हैं। वो एक गोल भी करता है लेकिन वो अपना आखिरी सेकंड तक उसका बॉल पोजीशन रहता है उनके पास, और ये इनका स्ट्रेटजी और ये इनका प्लानिंग है। तकरीबन ये 2010 से लेके 2010 वर्ल्ड कप जब इन्होंने जीता वो भी यही पैटर्न से खेल रहे थे, और बीच में इन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया था। वर्ल्ड कप के 2018 में थोड़ा सा इनका फुटबॉल चेंज हो गया, अभी दोबारा इन्होंने वही पैटर्न अपनाया और तकरीबन इन्होंने बिल्कुल सेम 2010 वाला वर्ल्ड कप देखो, वो भी सेम इनका यही बॉल पोजीशन था और यही इनका खेलने का रिवायत था, और वो 2026 में जाके इन्होंने फिर दोबारा उसको अपनाया और फुटबॉल एंजॉय करके खेल रहे। और ये ऐसे लग रहा है कि सामने हमारे पास कोई अपोनेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने, मैं बोलता हूँ इनका कोच जो चेंजिंग में भी इन्होंने जो प्लेयर चेंज किया टीम को बहुत फायदा दिया। नेको विल्सन ने बहुत अच्छा यानी वो आउटस्टैंडिंग पास दिए बाहर फरोजिन के लिए उसने गोल करके अपना वर्ल्ड कप में अपना नाम कमाया और गोल दे के और वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत बड़ा एजाज हासिल किया। और ये बहुत कम ही प्लेयर को वर्ल्ड कप गोल देने के लिए मौका मिलता है कि वो गोल करे। ये एक तारीख होते सालों साल रहते हैं। बिल्कुल, ये तो खैर ऑब्वियसली तो हर किसी ने कोशिश तो की, लेकिन जीतना तो एक ही नहीं होता है। फारूक साहब, थैंक यू फारूक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बट यस, एक जबरदस्त टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप का इंतजार ही रहता है, सभी को इंतजार रहता है। नाउ इट्स गोइंग टू बी इन 2030 एंड इट्स गोइंग टू बी इन स्पेन, मोरक्को एंड पोर्चुगल। तो लिहाजा वो मोरक्को एंड पोर्चुगल, नहीं नॉट सऊदीया, बिल्कुल नहीं, सऊदीया नहीं, चेक करता हूं जरा प्लीज। नहीं मोरक्को और स्पेन तो है ही, थर्ड वाला मेरा ख्याल है पोर्चुगल है। खैर इन एनी केस, साथ साथ आप लोग हमें मीम्स जो हैं वो भेज भी रहे हैं। एक बड़ा ही फनी मेरे सामने अभी आया है जिसमें एक गोलकीपर जो है वो नेट में अपनी उस जगह पे वो बैठा हुआ है फोन पे और कह रहे हैं कि दिस वाज स्पेन्स गोलकीपर फॉर द एंटायर 90 मिनट। उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि बॉल उस तरफ अर्जेंटीना जो है वो ला ही नहीं पाई। यू आर राइट हुमा, सो सऊदीया वंस इज इन 2034। अच्छा, थैंक यू। वो उससे अगला, देखिए मुझे पता होता है ना, तो मैंने कहा मैं आपको बता। अभी जबरदस्त जी, और अभी ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग।
देखिए जितने भी आप वर्ल्ड कप करा लें और फुटबॉल में जीत गए, पूरी दुनिया इज टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन एक जगह है जहां जंग जो है वो दोबारा से लगता है भड़क भी गई है और फुल ऑन भी हो रही है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स दैट माइट बी हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ मुसलसल 9वीं रात यानी 9th नाइट भी आप देखें तो हमले कामयाबी से मुकम्मल कर लिए गए हैं। उनका ये कहना है ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया और साहिली निगरानी के मराकज़, मिज़ाइल्स और ड्रोन लॉन्च साइट्स को भी निशाना बनाया। और ईरानी मीडिया के मुताबिक तब्रेज़, चाबहार, और हुर्मुज़गान, बुशेर और कॉनरैक में हमले हुए। तो ये सारे शहर हैं जो जिन पे हमले हुए। मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि ओमान के इलाके कुमजार के करीब भी जहाज़ में आग लगी हुई है। ईरान के पासदारान इनकलाब का दावा है कि आबना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश पर तेल बरदार टैंकरों को धमाके से उड़ा दिया गया है। खित्ते में अमरीकी इक़दाम भी जारी हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम ये गुज़रगाह महफूज बनाएंगे, जो कि सर्टनली नहीं बना पा रहे हैं। उर्दन के अकाबा हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। शाम के इलाके अल्ताफ में दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमले का दावा सामने आया है। कहा गया कि कमांड सेंटर पर हमला ईरान के शहीद फौजियों के खून का बदला है। कुवैत ने ईरानी हमले नाकाम बनाने का ऐलान भी किया है। अच्छा, बहरीन में आपको बता दें कि सायरन की आवाज़ें सुनाई दी। बहरीन में अमरीकी सफारत खाने का जो है उसमें ईरानी हमले से मुहतात रहने का अलर्ट भी जारी कर दिया उन्होंने बेसिकली अपने लोगों को। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है और प्रेशर टैक्टिक जो है बेसिकली उनका कहना था कि ईरान की तरफ से हो रही है। अमरीका आलमी जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम जो है वो उठाता रहेगा, लेकिन दीगर ममालिक को भी आगे आकर बोझ बांटना होगा। ये जो बाय द वे स्टांस है ना अमेरिका की तरफ से, ये कुछ देर से आप ज़्यादा ज़ोर से इसकी गूंज जो है, इसकी आवाज़ आ रही है कि वाई शुड वी बी द ओनली वन। अगर हुर्मुज़ की ये बात हो रही है और सारे कार्गो शिप्स वगैरह जो हैं ऑलमोस्ट सारे ही इन द लाइन ऑफ फायर एंड टारगेट हो रहे हैं, तो बाकी मुल्कों को भी आना चाहिए बीच में, ये उनका कहना है। अच्छा, फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास राक्ची ने ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान में बरतरी हासिल होगी। और अब्बास राक्ची ने जंग का ख़ात्मा या तो मुकम्मल अस्करी फ़तह के ज़रिए मुमकिन है या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है, इस बात का इजहार किया। मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फ़ौजी महाज पर ठोस मैदानी स्ट्रेटेजिक कामयाबियाँ हासिल कर चुके हों, आप आवाम की ज़िंदगियों और मुल्क के मुस्तकबिल के मामले में ख़तरात मोल नहीं ले सकते। अच्छा, ये बड़ा एक अहम जुमला भी है, जैसे कि आप आवाम की ज़िंदगियों और मुल्क के मुस्तकबिल के मामले में ख़तरात मोल नहीं ले सकते। मुत्तहिदा अरब इमारात ने मुतालबा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में महफूज और बिला रोक टोक बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनानी चाहिए। तो वो भी बीच में अब कह रहे हैं कि काफ़ी देर हो गई है। अच्छा, अब्बास राक्ची साहब का इंटरव्यू, इसमें कुछ और अहम बातें भी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ैसले दुरुस्त और मुकम्मल हिसाब किताब की बुनियाद पर किए जाने चाहिए, ना कि अब इसका ज़ाहिर है एक नेचुरल मतलब ये होगा कि ना कि इमोशंस की बुनियाद पर किए जाएँ फ़ैसले। सो उन्होंने कहा जी दुरुस्त किए जाएँ, मुकम्मल हिसाब किताब की बुनियाद पर फ़ैसले किए जाएँ, लॉजिकल डिसीजंस लिए जाएँ, रैशनल डिसीजंस लिए जाएँ। सो इसका कॉन्ट्री यही होगा कि इमोशनल डिसीजंस ला लें। अब समझ नहीं आ रहा मुझे हुमा इसको इंटरव्यू को अगर आप बिटवीन द लाइंस डिसाइफर करें कि क्या ये एक्चुअली अपने लिए ही कह रहे थे, ये ईरान के अंदर ही जो डिविजन्स परहैप्स जिसके बारे में कुछ अरसे से बात भी हो रही है, स्पेकुलेशन भी हो रही है कि फैसले कर कौन रहा है, इज इट द पॉलिटिकल लीडरशिप और इज इट IRGC और या फिर इनका बाकी जो मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल हैं। तो ये बड़ा इस किस्म के ये स्टेटमेंट्स इस बार इन्होंने दिए जो लग रहा था कि दिस कुड एक्चुअली बी फॉर देयर होम ऑडियंस, अपने लिए ही शायद ये हो। लेट्स टॉक अबाउट इट। डॉक्टर मिनहास मजीद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, शोभा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पेशावर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहिबा गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? डॉक्टर साहिबा क्या लग रहा है आपको? लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट। हम और साथ ही डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब जी उन्होंने भी ज्वाइन किया, लेकिन आपको भी
डॉक्टर मिन्हाज से पहले बात का आगाज़ करते हैं। सो डॉक्टर मिन्हाज बताएं कि क्या ये स्टेटमेंट जो था जिस डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं, जो लगता है हमें कभी कभार, ऑल्दो वो इंसिस्ट करते हैं कि हम बहुत यूनाइटेड हैं इन ईरान, लेकिन अब तो उन्होंने खुद ही कह दिया और लग रहा है कि अपनी तरफ ही इशारा है। हुमा, मैं समझती हूँ कि डिवीज़न का तो हमें पहले से ही अंदाज़ा हो गया था। जैसे ही MOU पर दस्तखत होने के बाद जिस तरह से अमेरिका ने ओमान की तरफ से कॉरिडोर जो है वहाँ से जहाज़ों को कहा कि आप वहाँ से गुजरें, और फिर ईरान ने जिस तरह से रिएक्ट किया, क्योंकि ईरान में अगर आप देखें हार्डलाइनर्स भी हैं और रिफॉर्मिस्ट भी हैं। राक्ची और इस तरह के कुछ और लोग हैं जो वाकई चाहते थे कि पीस हो, लेकिन उसके साथ साथ वो मिसट्रस्ट का जो एक आंसर है वो भी वहाँ पे था। अमेरिका को वो किसी हालत में उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही थी। फिर IRGC के कंट्रोल को हमने देखना है कि वो किस तरह से पॉलिसी मेकिंग को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। फिर आपने देखना है कि वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है वो किस तरह से इस जंग को देखती है। तो जितने भी ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि IRGC जो है वो बहुत उनका स्ट्रिक्ट स्टांस है, क्योंकि अगर आप हम लोग की नौयत भी देख लें तो ना सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि उर्दन और शाम भी अभी उनका निशाना बन रहे हैं, जो बहुत ख़तरनाक पेशरफ्त है मेरे ख्याल में। और उसमें अगर आप देख लें तो शाम में जो हूती हैं, बाज़ ज़राए कह रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ कि उनके ऊपर IRGC का इन्फ्लुएंस है। तो सपोज़ अगर वो भी उसी तरह से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और बाबल मंडप के बंद करने की कोई भी इस तरह पेशरफ्त होती है तो फिर हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। और यही वो बात है जिसकी तरफ मेरे ख्याल में राक्ची साहब भी इशारा कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि एक ही पेज पे हो सारे, ताकि कुछ अमन की तरफ बात निकल आ सके। जिसके अभी तो आसार बड़े कम नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहबा। अभी तो तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, बाबुल मंडक की आपने बात की, ज़ाहिर है हुसी इससे पहले धमकी तो दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उस तरह इफेक्टिवली बंद नहीं की गई है। हालांकि इससे पहले माजी में वो एक दफ़ा बंद कर भी चुके हैं। अब डॉक्टर ज़फ़र, आप हमें ज़रा प्लीज़ बताइए कि मामला किस तरफ यहाँ से जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ईरानी वज़ीर दाखिला भी पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे आज, मतलब हम ये हफ्ता भी इसी तरह एक्सपेक्ट करें कि गुजर जाएगा? ये क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से तूल पकड़ गया है? सेकंड राउंड ऑफ वॉर ही कह लीजिए। ज़ाहिर है जानी नुकसान भी हो रहा है, अमलाक को नुकसान भी पहुंच रहा है, और हर तमाम साइडें जो हैं वो कामयाबी का दावा भी कर रही हैं। लेकिन अब्बास राक्ची साहब का जिस इंटरव्यू हमने अभी कोट किया, जी प्लीज़। आपने दुरुस्त फरमाया कि दोनों साइडें अपने आप को विक्टोरियस शो कर रही हैं, प्रैक्टिकली दोनों नहीं है। ईरान ने रेजिस्टेंस शो की, अपना डिफेंस किया और अपनी तबाही के एसिमेट्रिकल वॉरफेयर स्ट्रेटजी से उसने अपना डिफेंस इस हद तक तो कर लिया कि उसका एरियाज या टेरिटरीज काबू नहीं हुई, मगर क्या तबाही मची वो बात की बात। इसी तरह अमेरिका भी कह रहा है, मगर अमेरिकन को फर्स्ट टाइम अब 4 to 5 सोल्जर्स की, उन्होंने अपने 2 सोल्जर्स की डेथ को एडमिट किया है, और उसके साथ उनको अब अपनी वल्नरेबिलिटीज नज़र आ रही हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि ईरान की जो पूरे रीजन में एक उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि कहाँ पे इसकी भी उनकी बेसिस हैं, किस तरीके से उनको टारगेट किया जाता है, ये वल्नरेबिलिटी भी है। अच्छा डॉक्टर ज़फ़र, इसमें आप ये भी ऐड कर दें अपने एनालिसिस में, देखें कि अगर रैशनल जी डॉक्टर साहब ये भी ऐड कर लें अपने एनालिसिस में कि अभी जो हम पिछले 9 दिन से एयर स्ट्राइक्स यूएस की तरफ से देख रहे हैं वो हमने सदर्न ईरान में देखी है, इन द कोस्टल एरियाज। बहुत सी स्पेकुलेशन ये भी हो रही है कि शायद अब वो वक्त आ गया है जो कि यूएस थ्रेटन भी कर रहा था, करना नहीं चाह रहा था, लेकिन शायद उनको करना पड़ ही जाए, विच इज बूट्स ऑन द ग्राउंड। मतलब जजीरे को लेके पर्टिकुलर आपको लगता है कि ये बात जो है, और जिस तरह कॉन्स्टेंटली ये टारगेट इन्होंने कोस्टल एरियाज को किया हुआ है। जी उमा जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उसमें 2 चीज़ें हैं। वो कोस्टल एरियाज पे से स्ट्राइक्स कर रहे हैं कि वहाँ पे वो इनकी IGCG के जो फोर्सेस हैं या उनकी जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है
उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि जो नेविगेशन है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ में वो काफ़ी हद तक उनके कंट्रोल में आ जाए। दूसरी तरफ ये है कि अगर वो जाते हैं नॉर्दर्न साइड पे तो उसकी टोपोग्राफी इस तरह की है कि उसमें उनको कोई उस तरह की अचीवमेंट नहीं आती। ये जो उनकी पोर्ट्स हैं इनको तबाह करके ये है कि उसको ज़्यादा रिच पहुँचा सकते हैं, और इसी से जहाँ से वो अज्यूम कर रहे हैं कि जी के कल को कामाकाजी बोट्स लॉन्च होगी, हम उनको पहले से चेकमेट कर रहे हैं। रह की बात आपने दुरुस्त कहा कि बूट्स ऑन ग्राउंड, अमेरिकन सोल्जर्स का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इन आइलैंड पे तो हो सकता है मगर इनसाइड ईरान। मगर दूसरी तरफ इसके साथ जो मुझे खतरा है वो ये है कि अगर ईरान ने यही अपनी स्ट्रेटजी रखी कि कंटिन्यूसली उसने गल्फ स्टेट्स, सीरिया, ओमान और इन इराक में हमले जारी रखे, तो किसी स्टेज पे उनकी फोर्सेस ना उनके साथ अमेरिकन का मिलके इनके ऊपर हमला कर दे। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इराक भी बहुत बड़ा मुल्क है और उसके साथ सऊदी अरब भी बहुत बड़ा मुल्क है, और अगर इनकी यूनाइटेड जीसीसी और बाकी 3 कंट्रीज की मिडिल ईस्टर्न की आ जाती हैं फोर्सेस, फिर इनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ ईरान भी अभी इसी चीज़ में है कि वहाँ पे हॉक्स हैं और वो ये समझते हैं कि हमारी जो पावर है उसके अंदर रिलीजन का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। और अगर आप देखें ना कि 28 के बाद से लेके अभी तक उन्होंने खमनाई की अपनी जो डेड बॉडी रखी फ्यूनरल के लिए, उसको दे यूज इट एज ए मीन टू स्ट्रेंथन देयर नेशनलिज्म। अब वो नेशनलिज्म भी उनके गले में पड़ रहा है, क्योंकि जब इसका फ्यूनरल हो रहा था वहां पे 2 नारे लग रहे थे। एक नारा था कि हमने रिवेंज लेना है, दूसरा नारा था कि राक्षी तुम ये डीलें और ये नेगोशिएशन खत्म करो, घर वापस हमने इनसे लड़ना है। अब ये अवाम को लीड करना होता है लीडर ने, अवाम तो जोश में है, बदले में है ईरानी अवाम। मगर दूसरी तरफ अब प्रॉब्लम ये है कि अगर लीडर्स यहाँ पे थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं और नेगोशिएशन में बैठते हैं, हो सकता है उनका अपना तख्ता उलट जाए। लेकिन लीडर्स ही होते हैं जिनको अपने अवाम और अपने लोगों के मुस्तकबिल का भी फैसला करना होता है। और अब्बास अराक्ची साहब की जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें मंतकी बुनियादों पर फैसले करने चाहिए, कैलकुलेटेड फैसले करने चाहिए, अवाम और मुल्क के मुस्तकबिल को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। डॉक्टर मिनास, हम आपसे जानेंगे, ईरानी वज़ीर दाखिला और उनका वफ़द आज पहुँच रहा है पाकिस्तान। ये तो पहुँचते हैं, पहले भी आपको पता है मुताद्दिद दौरे हो चुके हैं, सियासी सतह के दौरे होते हैं, लेकिन अब क्लियर कट है कि वहाँ पे पासदारान का जो इनकलाबी हैं उनका पलड़ा भारी है और वही डिसीजन मेकिंग पोजीशन में भी हैं। सो जब तक वहाँ से कोई नहीं आता या यहाँ से कोई राब्ता बहाल नहीं होता, क्योंकि अभी भी सालिस तो पाकिस्तान ही है ना, आपको लगता है कि कोई आउटकम हो भी सकता है इन मुज़ाकरात का या इन दौरों का? और आपको कितना वक्त और लग रहा है आपको कि लगेगा कि जब तक बाकी तमाम ममालिक भी सफारा हो जाएं ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान तो हमले किए चला जा रहा है ना, हर एक पे कर रहा है। अब्दुल्ला, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि आपने एक ग्राउंड ऑन बूट्स की बात की, दूसरे के बाकी जितने ममालिक के ऊपर ईरान हमले कर रहा है, अगर वो इत्तेहाद कर लें और अमेरिका के साथ हमलों में शरीक हो जाएं, तो मैं नहीं समझती कि इसके चांसेस है। देखें, ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग में अब यूएई के अलावा बाकी जितने ममालिक हैं वो उनको ईरान ने टारगेट किया है, लेकिन कोशिश उनकी यही रही है कि वो न्यूट्रल रहें। रिएक्ट अभी जैसे कुवैत और बहरीन की बात आपने की, वो हमले रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, काउंटर अटैक नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी बेसिस वहाँ पे हैं और अमेरिका अगर चाहे तो वहाँ से वो हमले और भी तेज कर सकता है, लेकिन कोशिश उनकी यही है, क्योंकि बड़े जो खलीजी ममालिक हैं भी वो कह रहे हैं कि बहुत से उनमें से उन्होंने कहा कि वो अपने बेसिस यूज़ करने नहीं देंगे अमेरिका को। दूसरी बात ये है कि अमेरिका तब अपने फौजी यहाँ पे भेजेगा जब ये ममालिक इजाज़त देंगे। जैसे मैंने कहा कि न्यूट्रल हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका को ऑफेंड करें या अपने नेबरहुड में ईरान को वो ऑफेंड करें। सो मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं ग्राउंड ऑन बूट्स के। फिर आते हैं बात पाकिस्तान में ईरान के वफद के दौरे की, तो पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में चीज़ों को बहुत ही एहतियात से और माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है,
क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान देखिए जब MOU साइन होता है, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश करके, बेशक पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश की है, वो तो अर्ज भी कर रहे हैं दोनों साइडों को कि रिस्ट्रेंट दिखाएं, और ये जो इस्लामाबाद MOU है, दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क जो कि वर्केबल हो सकता है, वो बार बार यही बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनास, आई एम सॉरी दैट्स ऑल द टाइम वी हैव टुडे। एंड डॉक्टर जफर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, फुटबॉल वर्ल्ड कप के गोल्डन बूट अवार्ड हासिल करने की दौड़ में फ्रांस के स्टार खिलाड़ी एम्बापे ने सबको पीछे छोड़ दिया, और एम्बापे ने टूर्नामेंट में 10 गोल किए। अर्जेंटीना के मेसी जो हैं उन्होंने 8 गोल किए, और एम्बापे ने वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी, आपको बता दें कि गोल्डन बूट अवार्ड जो है वो जीता था, और तब यानी 2022 के एडिशन में उन्होंने 8 गोल किए थे, तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ा ना इन अ सेंस। तो पिछली बार 8 किए थे, इस बार 10 किए, एंड ही गॉट द गोल्डन बूट, एंड इट्स राइट देयर। गोल्डन बूट क्या गोल्ड का होता होगा, सोने का, इनके साइज का होता होगा? नहीं, दूसरा भी देते होंगे ताकि दोनों बूट हो जाएं पेयर। आपको पता है कि अभी भी जो फीफा ट्रॉफी होती है ना, यूज्ड टू बी ऑफ गोल्ड, लेकिन अभी जो ओरिजिनल ट्रॉफी है वो तो मैंने पूरी इस पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी तो थी। वो गोल्ड की नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ अ रेप्लिका जो कि दिया जाता है। बड़ा वो डब्बे शब्बे से निकले। और इस पर आपको पता है ना कि फॉर द फर्स्ट टाइम सारों को रिंग्स भी मिली हैं, सारे विनर्स को। सो दे गॉट डायमंड्स लगे हुए हैं और बड़े स्टोन्स वगैरह हैं, तो एवरीबॉडी गॉट अ रिंग एज वेल। ओके, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अच्छा, हमारे भी बहुत सारे मामलात हैं, आपको पता है दुनिया में जो चल रहा है वो तो हमने डिस्कस किया ही है। हाँ, बी द फीफा वर्ल्ड कप या फिर ईरान और अमेरिका वाला मामला, जिससे बाय द वे हम सभी मुतासर हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की बात करेंगे। सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। इलेक्शन मुहिम के दौरान एक दूसरे के खिलाफ नारे, बयानबाजी कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा लग रहा है कि ज़रा बहुत एग्रेसिव हो गई है, इससे कई कदम आगे चली गई है। आज़ाद कश्मीर के बारे में वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों को खुलकर निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे आम से खिताब में तीर से शेर के शिकार की बात तो की ही, लेकिन साथ ही ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर उन्हें काबीना से निकालने का मुतालबा किया। इनफैक्ट साफ एक्चुअली उन्होंने कहा, हाँ वो लाइन जो थी, बट लेट्स नॉट यूज़ दैट हियर, वो उन्होंने कही, साफ कहा कि कश्मीर इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर ही से चलेगा। अब एग्जैक्टली उनका क्या कहना था आप जरा खुद समझ लें। आपने 27 जुलाई को ये फैसला करना है कि आप आजाद कश्मीर में आपका नुमाइंदा कौन चाहते हैं। आप क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखना चाहते हैं, आप मेरा हुकूमत देखना चाहते हैं, या लोगों का हुकूमत देखना चाहते हैं जो मीरपुर को, जो रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते। मैं समझता हूं कि आज तक ये जवाब नहीं आया वजीर आजम पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है कश्मीरियों के खिलाफ और मीरपुर के खिलाफ और आवलाकोट के खिलाफ, क्या ये बयान वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है या नहीं। इसलिए जब तक वो वजीर आपका कैबिनेट में रहेगा और वो ये पॉलिसी रखेगा तो हम समझेंगे कि ये आपका भी पॉलिसी है। कश्मीर का मुस्तकबिल मेरे कश्मीर के नौजवान के हाथ में है, और इंशाल्लाह ताला 27 जुलाई को 27 जुलाई को वो तीर पे थप्पा लगा के ऐसे तीरों का बारिश होगा, ऐसे तीरों का बारिश होगा कि शेर का इन पहाड़ों के दरमियान शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेगी। हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात से खुश नहीं है। कल राना सना जियो पे ही सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है गुफ्तगू करने का। बेसिकली हुकूमती रहनुमा समझते हैं कि बिलावल जो हैं वो महज वोटों और सियासी फ़ायदे के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे वफाक को नुकसान पहुंच सकता है। राना साहब का आपने जिक्र किया, आइए सुनिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकारीर हैं वो हालात की ख़राबी का मूजब बन सकती हैं। मैं ये इल्ज़ाम नहीं देता कि वो बन रही हैं,
लेकिन वो जिस तरह का लहजा इख्तियार कर रहे हैं, उन्हें इससे ऊपर उठ के एक कौमी सतह के लीडर के तौर पे जो है वो बात करनी चाहिए। सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ऐसी बात जो तफरीक की बात हो, जो नफ़रत की बात हो, मेरा ख़्याल है कि वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वफाकी हुकूमत के खिलाफ ना महज पीपल्स पार्टी का लहजा नहीं बदल रहा। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर रखा है, और तो और मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI भी हुकूमत के खिलाफ धरनों का प्लान बना रही है। और मौलाना फजलुर रहमान के मुतनाज़े बयान के बाद हुकूमत की जानिब से मौलाना पर होने वाली तनकीद ने JUI को मुश्तल कर रखा है। और JUI के तर्जुमान असलम गौरी का कहना है कि धरने का फैसला हुआ तो ज़रूर धरना होगा। बेसिकली उनका ये कहना है कि वी विल बी अ पार्ट ऑफ इट। मशरक़ वस्ता में भी आपको बता दें कि पैदा होने वाले नए हालात के बायस एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया, एंड दैट इज़ वाई वी आर सो कंसर्न्ड अबाउट इट, क्योंकि वो जो जंग है ना वो हर किसी को इफेक्ट कर रही है। और अगर पेट्रोल मज़ीद महंगा होता है तो ना सिर्फ महंगाई में इजाफा होगा बल्कि हुकूमत पर भी अवामी दबाव बढ़ेगा। और वैसे भी अब तो कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पे होना है, ये भी तो सब कुछ हो गया है। ऐसे में अपोजिशन जमातें अगर सड़कों पर निकल आई हैं तो हुकूमत के लिए नए सियासी चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं और सभी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि एक वैलिड पॉइंट भी बन जाएगा। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के बराए इत्तलात। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब। इख्तियार साहब, हुकूमत के मुखालफिन तो चलें इनकी बाद में बात कर लेते हैं, अभी तो आपके जो हलीफ हैं, आपके जो इत्तेहादी हैं, कश्मीर की इंतखाबी मुहिम आपने देखी होगी, बिलावल भुट्टो साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो अवामी इज्तिमात में कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को नाम लेकर टारगेट कर रहे हैं। ज़ाहिर है इलेक्शन का माहौल है, सियासी टेम्परेचर बड़ा भी होता है, क्या आप समझते हैं इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि राना साहब तो कह रहे हैं कि ये माहौल ख़राब करने का मौजब बन सकती है, पर्टिकुलरली वो जो बयान उन्होंने एक वफाकी वज़ीर के बारे में दिया है। वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो हमारे इत्तेहादी है, और इत्तेहादी बड़े अच्छे इत्तेहादी है, जमहूरी पार्टी है। उनकी तनकीद को भी हम एंजॉय करते हैं और उनकी तारीफ को भी हम सराहते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। और जहाँ तक इत्तेहाद की बात है तो वो कौमी मामलात पर और कौमी मसाइल पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद है, कल भी था, आज भी है और इंशाल्लाह आइंदा भी कायम दायम रहेगा। हाँ, जहाँ तक कश्मीर के इलेक्शन की बात है तो मैं कल देख रहा था, बिलावल साहब ने कहा था कि कोटली वालों तीरों की बारिश होनी चाहिए, तो अल्लाह बचाए, ये तीरों की बारिश जो है अब ये इसकी कोई दुआ भी नहीं कर सकता। ये कैसी तमन्ना लेकर गए हैं बिलावल साहब, इसकी समझ नहीं आ रही। खैर वो तो अल्लाह भला करे। मैंने देखा तो बिलावल साहब के हाथ में एक ऐसा तीर है कि जिसकी नोक टूटी हुई है, उम्मीद है बचत होगी। और हमारे इत्तेहादी हैं, हमारा उनके साथ मुकाबला भी है, लेकिन सारी बातों के बावजूद हम उनको शिकस्त देंगे और बुरी तरह शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। और फिर उनको अपने साथ कश्मीर में हुकूमत साजी में अपने साथ शामिल करेंगे, कैबिनेट में मिलाकर इंशाल्लाह। चलिए, लगता है जवाब तो आपने दे दिया। अब ये भी बता दें वली साहब कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने बिलावल के ऐसे बयानात का ज़्यादा रद्द-ए-अमल हमने नहीं देखा कि दिया हो। कश्मीर में तो जवाब दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म ही मसाइल का बड़ा जिम्मेदार भी है। तो आप समझते हैं कि इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं उनसे हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि एक्चुअली कुछ बेहतरी आ सकती है? नहीं, देखिए, मैं इस बात में कोई लगी लिपटी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम फैसल राठौर साहब ने अपनी जिम्मेदारियां वक्ती तौर पर सही वक्त पर इस्तेमाल नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक बचाने के लिए उन्होंने मुज़ाकरात को या जॉइंट एक्शन कमेटी को इंगेज करने से गुरेज किया, और वो चाहते थे कि शायद इसके दो मकसद निकल सकते हैं कि या इनका वोट बैंक बच जाए कि हमारा तो इससे जी कोई लेना देना ही नहीं है, वफाक जाने तो मुस्लिम लीग नून जाने तो जॉइंट एक्शन कमेटी जाने, या ये मकसद निकलता है या फिर इसका यही मकसद निकलता है कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो कर रही थी फिर शायद इसका यही मकसद हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसकी खबर थी और उन्होंने होने दिया, या इनकी इल्म में ये बात थी या नहीं थी। लेकिन यहाँ पर शक का जो शायबा है वो एलिमेंट भी पैदा होता है।
कि अदरवाइज जो फैसल राठौड़ साहब हैं उनको बर वक्त जॉइंट एक्शन कमेटी को इंगेज कर लेना चाहिए था। अच्छा, अब इख्तियार साहब अभी उन्हें मोरद आपने कहा उनको इससे बेहतर जिम्मेदारी बेहतर अंदाज में निभानी चाहिए थी। अब हुकूमत के मुखालिफिन की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ आपको पता है अगस्त के पहले हफ्ते में एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इंतज़ामी वसाइल और मशीनरी इनके पास हैं। आपके मुताबिक वो इस्तेमाल कर भी लें तो आप कोई फ़र्क पड़ेगा? ऐसा शो होगा जिससे आप लोगों के लिए ख़तरा हो सकता है, एक बड़ी मुहिम की सूरत इख्तियार कर सकती है ये कॉल, क्योंकि अवामी दबाव भी इसमें शामिल हो सकता है, प्रोवाइडेड के महंगाई और पेट्रोल की कीमतों से आम आदमी पे क्या असर पड़ रहा है। सो ये सब चीज़ें इनके एहतजाज को ताकत दे सकती हैं। डू यू थिंक सो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक माजी बन चुका है। तहरीक वहरीक के लिए जिस कुव्वत और जिस अददी ताकत की ज़रूरत होती है, अवामी मकबूलियत की ज़रूरत होती है, वो नहीं रही। जिस तरह 2024 का इलेक्शन ये हार चुके हैं, उसके बाद ये तमाम ज़िमनी इलेक्शन हार चुके हैं। यहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा जिसको ये अपना गढ़ और अपना मरकज़ और अपना किला समझते थे, वहाँ भी हरीपुर में हमारे शेर ने, बाबर नवाज ने इनको शिकस्त दी है और वो इलेक्शन भी ये हार गए। गिलगित बल्तिस्तान में आपने देख लिया कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा और कोई वहाँ गिरा। और अब ले दे कि कश्मीर का इलेक्शन रह गया था, वहां से तो वो मेरे ख्याल में 240 की स्पीड से निकल के भाग रहे हैं और उनके पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि 5 अगस्त को ये कोई तहरीक चला लेंगे या कोई तहरीक चलेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो गट्स या वो स्पार्क बाकी है। कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ मीडिया की बातें हैं, सोशल मीडिया तक ये चलते रहेंगे, ये बयानात वगैरह होते रहेंगे, ये अगले इलेक्शन तक ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये होता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं। तो पीटीआई को तो आपने पास्ट टेंस कर दिया। अब ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साल मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी रहे हैं और जब हुकूमत का हिस्सा नहीं भी होते तो तब भी हुकूमत उन्हें अपना इत्तेहादी ही समझती है, लेकिन मौलाना साहब का लहजा जो है वो बदल चुका है। मुझे लगता है पूरे बदल गए। लहजा तो बदल गया है और वो क्यों नहीं नोटिस किया जा रहा हुकूमत से? वो एक तहरीक, एक धरने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है वली साहब कि वो यहाँ तक तहरीक वगैरह और ये इस तरफ पहुँचेंगे या फिर किसी को उनसे बातचीत नहीं कर लेनी चाहिए? अब थोड़ी सी नेगोशिएशन हो जाए उधर भी। देखिए, मैं शुरू मेरा मौलाना साहब के मुतालिक ये मौक़िफ़ है कि जो बात उनके मुंह से शुहदा के मुतालिक निकली है वो नाजायज़ है, वो नारवा है और उस पर मैं उनसे माफ़ी का मुतालिबा नहीं करता हूँ, लेकिन मौलाना साहब को अपने अल्फाज खुद वापस ले लेने चाहिए, वरना मारे का हक तक और फिर कल तक जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वाक़यात हुए हैं, वो तमाम शुहदा जो हैं उनकी रूहों को तकलीफ पहुंची है और तकलीफ पहुंच रही है और उनके वरसा भी तकलीफ में हैं। जहाँ तक तहरीक शहरीक की बात है तो मौलाना साहब अवल कोई तहरीक चलाएंगे नहीं, और अगर उनकी कोई तहरीक चलेगी तो तहरीकों के पादाश में हुकूमतें नहीं गिरती, इंगेजमेंट हो सकती है। लेकिन ये जो इस वक्त वजीर आज़म है उनका नाम शहबाज शरीफ है और वो नवाज शरीफ का प्रो मैक्स वर्जन है। नवाज शरीफ ने 126 दिन का धरना बर्दाश्त किया था। मौलाना साहब अगर ऐसा कोई काम करेंगे तो मैं उनको बताऊं कि शहबाज शरीफ के नर्व्स को धरनों की सियासत, एहतजाज और प्रेशर से आजमाने की ज़रूरत नहीं है, बैठकर बातचीत हो सकती है। और आपने दुरुस्त फरमाया, हुकूमत भी मौलाना साहब को इंगेज करेगी, लेकिन फिलहाल हुकूमत ने मौलाना साहब को एक स्पेस दे रखी है कि वो अस खुद या अपने अल्फाज वापस ले लें या उसकी वजाहत करें या जैसे वो समझते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इतना काबिल, संजीदा और आलिम फाजिल लीडर वो मौलाना साहब बड़े कद काट के आदमी हैं, बड़े लीडर हैं। ऐसी बातें उनके साथ नहीं जचती और उनको मौका पूरा देना चाहिए कि वो अगर अपने अल्फाज वापस लेना चाहें या वजाहत देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। हुकूमत उनको वजाहत और उसके लिए मौका दे, टाइम दे, और इसके बाद मौलाना साहब को पॉलिटिकल मामलात पर इंगेज करना चाहिए। दैट्स आई बिलीव इन इट। ऑलराइट, गॉट इट। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब फॉर स्पीकिंग विद अस। लेट्स सी अब होगा क्या आगे। मूविंग लाहौर ऑन में एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ, बताएं ज़रा।
लाहौर के इलाका है जी वेलेंशिया टाउन, उसमें जुमे को एक घर से 3 बच्चों की लाशें मिलने का मामला जो है वो खासा पेचीदा हो गया है और पुलिस जो है ऑब्वियसली इट्स ट्राइंग टू वर्क इट अराउंड कि इधर हुआ क्या था, और बाद में बच्चों की माँ भी अस्पताल में चल बसी। तो बच्चे पहले 3 गए, फिर बच्चों की माँ जो है वो चीखती हुई घर से बाहर निकली कि मेरे बच्चों को बचाओ, एंड देन शी आल्सो कोलैप्स्ड। और वहाँ से उसको जो दुकानदार वहाँ मौजूद थे, हाँ मुबैना तौर पर जो दुकानदार वहाँ से उसे एक करीबी क्लिनिक लेके गए, वो भी औरत वहाँ जाके दम तोड़ गई और बच्चे उसके पहले ही दम तोड़ गए थे। मरने वाले बच्चों में 16 साल का बच्चा रेहान, 11 साल की अर्शिया और 9 साल का अरसल शामिल हैं, जबकि माँ की उम्र 40 साल बताई जाती है। पुलिस को शक है कि चारों की मौत कोई जहरीली चीज़ खाने से हुई है। पुलिस ने वालिद को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वालिद का मौक़िफ़ है कि इसकी बीवी ज़हनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल का शिकार थी। 6 माह पहले इसने अद्वियात लेना बंद कर दी थी। शायद बीवी ने ही बच्चों को जहर में मिलाकर कुछ खिला दिया। पुलिस अलबत्ता इस बयान से मुतमईन नहीं है। पुलिस के मुताबिक इस फैमिली का ताल्लुक सियालकोट के इलाके पसरूर से है। वाक़े के बाद खातून के अमेरिका और कनाडा में मकीम रिश्तेदारों से रब्ता करके बातचीत की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की मुकम्मल बारीक बीनी से तफ्तीश की जा रही है। मौत की हतमी वजूहात जानने के लिए फॉरेंसिक और दीगर रिपोर्ट्स, जो खाना वगैरह खा रहे थे, लिटरली खाना भी खा रहे थे उस टाइम, वो भी सारा ले लिया गया है। फिर एक खाली कैप्सूल भी मिला है। बहुत कुछ है इस केस में डिटर्मिन करने के लिए। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। पर अब जाहिर है इतने बयानात, मुतज़ाद बयानात रिपोर्ट हो रहे हैं इस वाक़े को लेके कि जी महल्ले वालों ने पहले पूछा इस आदमी से, तो उसने कहा जी मेरे घर वाले तो घर पे ही नहीं हैं, बच्चे घर पे नहीं हैं। एक्चुअल हकीकत क्या है? जब वाक़या हो रहा था ये आदमी कहीं गया हुआ था, जो बच्चों का बाप है और मकतूला का मुबैना शौहर है, या वहीं मौजूद था? क्या स्टोरी अब तक मालूम हो सकी है? एंड दे आर ऑल अमेरिकन नेशनल्स। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये तमाम जो थे अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर थे, और ये जुमे की रात का वाकया है जब पता चला कि घर में इस तरह 3 लाशें पड़ी हुई हैं। तो ये घर का जो अकबी हिस्सा होता है ना, जिसको हम गली बोलते हैं, पिछली छोटी गली, जिसमें बाद दफा रिहायशियों ने वॉशिंग प्लांट भी बनाया होता है, तो ये लाशें वहां पड़ी हुई थी। और हुआ ये कि ये नासिर डोगर इनका नाम है, ये जब घर आए हैं तो उन्होंने अपनी अहलिया अलीना से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। तो उस खातून ने जवाब दिया कि बच्चे पड़ोसियों की तरफ कोई फिल्म, कोई ड्रामा देखने के लिए गए हैं। तो उसको तशवीश हुई। इसी असना में फिर घर की नॉकिंग होती है, तो कुछ महल्लेदार जो है वो दरवाजा खटखटाते हैं, और जब नासिर डोगर बाहर आते हैं तो उनको कहते हैं कि आपके घर के अकबी हिस्से में 2-3 लाशें पड़ी हुई हैं। जिस पर वो घबरा कर जब वो पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो तीनों बच्चों की लाशें थी, क्योंकि बच्चों की जो क्राइम सीन है वो घर के अंदर नहीं है, वो घर के बाहर, यानी कि अकबी हिस्सा जो होता है घर के, वहां पर उनकी लाशें पड़ी थी और उनके ऊपर चादरें पड़ी हुई थी। और इसी असना में जो खातून है वो फिर घबरा कर जो है वो वॉशरूम में चली जाती है और खुद को वहां पर बंद कर लेती है। लेकिन क्योंकि उसने भी कुछ ना कुछ खाया होता है, तो उसी असना में वो भी कुछ खाकर, उसने खाया था तो वो भी गिर जाती है। सो उसको इस वाले से फौरी तौर पर उसको मुकामी अस्पताल पहुंचाकर फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो इन तीनों की लाशों को उन्होंने फौरी तौर पर, फोरेंसिक टीमें भी वहां पे पहुंची, वहां से कुछ शवाहिद उन्होंने महफूज किए। फिर इन तीनों की लाशों को उन्होंने, चारों की लाशों को बल्कि उन्होंने फिर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया उसको। और जो नासिर डोगर इस घर का जो सरबराह है, उसको भी इन्होंने हिरासत में ले लिया। 2-3 उसके बयानात थे, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि बयानात जो है वो मशकूक है, सो इस हवाले से उसको हिरासत में लिया हुआ है। लेकिन उसका भी ये भी बयान था कि वो घर में मौजूद नहीं था और वो ग्रोसरी करने के लिए गया हुआ था। वो जब वो आया तो उसने अपनी बीवी से ये पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। तो उसकी जो है एलिबाई, उसको भी चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन दोनों को, मियाँ बीवी के जो मोबाइल फोन है, उनको भी फोरेंसिक तजज़िये के लिए और सीडीआर के लिए। अहमद फराज, अगर तो शौहर जो है उसका ये कहना है कि उसकी बीवी जो नफ्सियाती और ये ज़हनी मरीज थी, तो वो भी बैकग्राउंड चेक होनी चाहिए कि कौन सी उसकी मेडिकेशंस थी, जो कि वेदर शौहर सही भी कह रहा है कि नहीं कह रहा, नंबर 1। और अगर तो उसकी कोई ट्रीटमेंट चल रही थी तो देन देयर मस्ट बी सम प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स हिस्ट्री पूरी होगी कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो ये इस पहलू से भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, इस पहलू से भी तफ्तीश की जा रही, क्योंकि खातून जो थी वो 1 जुलाई को, ये पूरी फैमिली जो है ये पाकिस्तान पहुंचे थे और 27 जुलाई को उन्होंने वापस चले जाना था।
20-25 दिन के टूर पे ये लोग यहाँ पर आए थे। उसकी जितनी भी मेडिकेशन थी, जितनी भी उसकी जो इशू था, वो उधर बैरून मुल्क ही वो उसका इलाज करा रही थी और इसकी तस्दीक उसके शोहर ने भी की है, कुछ दवाइयाँ भी मिली हैं। और ख़ास तौर पर वहाँ से जो बच्चों ने जो कुछ चावल खाए थे और कुछ कैप्सूल थे, वो जो है वो उन्होंने पुलिस ने और फोरेंसिक जो टीम थी उन्होंने उसको कब्जे में लिया और उनको मारने के लिए उन्होंने भेजा हुआ है। देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो उसका शौहर कातिल उनका है या नहीं है, लेकिन वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। लेकिन इसमें सबसे पहला अहम पहलू ये भी है कि अगर वो नहीं भी है तब भी वो पुलिस ने उसको हिरासत में इसलिए लिया हुआ है कि कोई उसको नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि अभी तक फाइनल बात बिल्कुल सामने नहीं आई है कि इन बच्चों को, इन खातून की इनकी मौत कैसी हुई थी। तो उसको भी हिफाजती तहरीर में लेने का मकसद यही है कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ताकि जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती, फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, उसके बाद जो है इस केस की तफ्तीश की जाएगी। अच्छा अहमद फराज, चूंकि ये अमेरिकन नेशनल थे, सारी फैमिली अमेरिकन नेशनल्स थे और अभी इन्होंने ट्रैवल किया था और वापस भी जाने वाले थे, तो कोई काउंसलेट वगैरह की भी, सफारत खाने की भी कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें? बिकॉज सारे अमेरिकन थे। नहीं, उनके कुछ रिश्तेदार जो थे वो कनाडा और अमेरिका में तीनों पर उनकी तफ्तीश जारी है। कोई ऐसा दबाव नहीं है पुलिस में, क्योंकि ये 4 डेड बॉडीज हैं, 4 मर्डर हैं और इसमें बिल्कुल भी जिसे कहते हैं, मेरा ख्याल है कि अभी तक उनको किसी ने नहीं इस पर कहा, क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो अपना काम जो है बिल्कुल सही सिमत में कर रही है। फोरेंसिक एविडेंस भी उनके पास है, पुलिस तफ्तीश वो कर रही है और कुछ घर से जो शवाहिद मिले हैं उनको उन्होंने भी मारने के लिए भेजा। क्या मिला है वैसे शवाहिद? वो मुबैना तौर पर क्या कोई दवाई, कोई कैप्सूल, खाना तो चले चावल वगैरह खा रहे थे वो तो मिला ही है। और ये जो साहब हैं, ये वैसे बाय द वे ये किराए का घर है, ये इन्होंने अपना घर है, एयरबीएनबी किया हुआ था, क्या किया हुआ था इन्होंने, या रिश्तेदार क्या किया था? ये इन्होंने एक माह के लिए घर जो है वो रेंट पर हासिल किया था, क्योंकि सिर्फ एक माह के लिए ये पाकिस्तान आए थे, गर्मियों की छुट्टियां थी तो इसलिए यहाँ पे आए थे। इनका कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं रहता, ज्यादा मोस्टली जो उनके रिश्तेदार हैं वो सियालकोट में है। जो खातून है उसके कुछ रिश्तेदार यहाँ लाहौर में है, लेकिन वो मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम है। यहाँ पर वो क्योंकि आए थे, को मोहल्ले में भी उनकी किसी के साथ कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन पता उस वक्त चला जब अकबी साइड पर एक पड़ोसी ने उस गली में जब लाशें देखी थी, तब पता चला था कि इस तरह पीछे लाशें पड़ी हैं। और इसके साथ साथ पुलिस ने जिस तरह आपने सवाल किया कि क्या उन्होंने शवाहिद महफूज किए, तो उसमें खास तौर पर जो घर के अंदर से जो उन्होंने खाने पीने की अशिया थी, जिनमें खास तौर पर कुछ आइसक्रीम भी थी, वो भी खाई गई है, और चावल थे और कुछ कैप्सूल मिले हैं। तो वो उन्होंने जो है वो उन्होंने फोरेंसिक एविडेंस जो है। अच्छा, ये तफ्तीश में क्या ख्याल है आपका अहमद फराज, के अमेरिका में भी थोड़ी सी इनको बैकग्राउंड थोड़ी सी ढूंढ लेनी चाहिए कि वहाँ कोई पुलिस केसेस वगैरह तो नहीं थे, कहीं वहाँ भी कोई जेंडर बेस्ड वायलेंस होता हो, मतलब थोड़ा सा तो लिंक बना सकते हैं ना, क्योंकि वो रहते थोड़ी थे इधर। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई ऐसा प्रेशर या कोई कौंसलर की जानिब से ऐसी कोई चीज नहीं आई, ना ही कोई चीज वहाँ घर से मिली है। अभी तक 2-3 जो बयानात हैं वो नासिर डोगर जो दे रहा है, उसके बयानात की वजह से उसको तहवील में लिया हुआ है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है पीएफए से वो जो रिपोर्ट है वो पुलिस के हवाले करे, ताकि इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया अहमद फराज, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस तरह बैठे बैठे पूरी फैमिली जो है वो खत्म हो गई। ब्रेक लेते हैं। यस, लेट्स टेक अ ब्रेक। भाई एक बड़ा ही होनहार नौजवान हमारे साथ मौजूद है। हमें इतनी खुशी होती है जब हमारे यंगस्टर्स को इतना आउट ऑफ द ऑर्डिनरी करते हैं, जो कि हमें भी समझने में थोड़ी सी देर लगती है। जैसे कि आज जो हमारे गेस्ट हैं, आपको बताएं कि मगर ये जो कर रहे हैं ना, ये आप समझने से कासिर ही रहेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हमने ब्रेक में समझने की कोशिश की है, मुझे 2% समझ भी आया, कोई ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है दुनिया के मोतबर तरीन इदारों में से एक है, और इसलिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तहत होने वाला जो क्रिम्सन बिजनेस कॉम्पिटिशन है, ये कोई आम टैलेंट प्रोग्राम नहीं है। इसमें द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जाते हैं और जाके जीत जाना बहुत बड़ी बात है। अपने आइडियाज पेश करना, उनको मनवाना, दिस इज अ वेरी बिग डील। और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स की हम बात कर रहे हैं जो सिर्फ 16 साल की उम्र में अगर ये कर ले, तो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट ओवर हियर। कराची के नौजवान हैं जयंत कुमार, और इन्होंने तहलका मचाया है। इन्होंने इस कंपटीशन में ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि कंपटीशन जीत भी लिया। ये अपना बिजनेस आइडिया लेके गए थे विच वाज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जयंत, congratulations to you, your family, your teachers, everybody. आप शुरू से बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे,
मतलब What मैथमेटिक्स, compelled you to enter this physics, competition? केमिस्ट्री पसंद थी? I think शुरू से I've always been a STEM kid at heart, but then when I joined KGS अभी I think in the past 2 years we've had the entrepreneurship society there, तो obviously पिछले 2 साल में I've been competing and exposed to this because family का भी धंधा है ना to run a business, so then maybe it's in my blood. So then I think I've adopted this more interdisciplinary sense like right now in the past 2 years. तो आप वहाँ जाके you got exposed to the Crimson Business Competition या आपका कोई विजन था यहाँ कि पे मैं भी आप हमेशा कंपटीशन जीत के गए थे। ये जो एक तो ब्रीफली आप अपना आइडिया बताएं जी, and how did you come up with this? So then for the competition itself, so as I said I've been competing in like competition nationally over the years, so obviously when you compete ना online marketing का database आता है, आपको email चला जाता है, so then मुझे actually जो competition के organizers हैं उनका मुझे email आया था because पहले online round था qualifying के लिए, okay. So then उसमें से I think around 1000+ teams internationally all over the world उन्होंने submit किया, so for that I submitted a project initially, that was a separate thing. उसमें से I qualified, उसमें I think top 30 teams थी who got invited to Harvard in person. When we got there, I think 2 days before the final, they gave us a prompt deliverable, and in those 2 days, we had to come up with a brand new idea based on AI and sustainability. And then the idea itself, chemical industry पे था. So the chemical industry. So you were alone or you have a team? No, just me. So you were the only one from Pakistan or there were other Pakistanis? No, I was the only one from Pakistan. So what edge did you have to win the whole thing? जहाँ there are hundreds of candidates from around the world. From around the world. I think 30 teams, so most teams had 3 to 4 people. So I think I would want to say around 100+ people. Yeah. So what was your edge? Why do you think that you actually, and ended up winning the whole thing? See, I think personally, like generally speaking as well, बहुत बड़ा misconception होता है कि you're either someone who's really technical within the sciences or someone who's very, very well articulate with business, right? But I think what I really try to strive in जो मैं काम करता हूँ is try to be interdisciplinary. ऐसे कि जो मेरा काम है, right? To not only be a well articulated speaker, but मेरा जो काम है, I'm very well researched, वो research papers print करके पढ़ के judges को दूँ, financials बैठ के, मुझे याद है कि 2 दिन थे, 2 दिन के मैं सोया ही नहीं था. तो judges से कोई counter questioning वगैरह there is a whole debate going on. Sorry? Financial plan भी दिया जाता है, blueprint पूरा दिया जाता है, how the business would run या basic idea बस It's not mandatory, but I like to create a full 3-year financial plan with all the financial projections, market data, all of that. अच्छा अभी मेडल दिखाओ, आपको पता है कि हमने आपको मेडल जरूर दिखाना होता है, मतलब ये चीज़ें जो होती है ना, ये बड़ा people who are watching, तो उनके लिए बड़ी एक मोटिवेशनल चीज़ होती है. लेट्स योर कैमरा शो इट देयर. अच्छा, सो व्हाट्स योर प्लान? मतलब यू आर जस्ट 16 एंड ऑलरेडी इतना आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल चुका है, अपनी एबिलिटीज़ पे आपको बहुत पता चल गया कि व्हाट यू कैन डू. सो व्हाट्स नेक्स्ट? I mean, most immediately अभी I think COP conference हो रहा है in November, and that's the United Nations Conference on Climate Change, and मेरा खुद का dream है to go there as a youth representative of Pakistan. I think Turkey में इस साल. Then the issue with that is that to be a youth representative, it's a very, variable process because कोई straight pipeline नहीं होती. So then many efforts चल रही हैं to maybe get in touch with someone from the government who can support me. So you have some ideas that you would like to pitch over there as well? Yeah, because I think जो मेरी skill set है, right, that would really help push Pakistan on an international stage, not only for diplomacy but also for science. Because climate change is a very vital issue for us, and beyond that as well, obviously और भी competitions हैं, and वो भी उम्मीद है कि international से हार्वर्ड पे जीत के आऊँ, पाकिस्तान का नाम फिर से रोशन करूँ. अच्छा, ये तो चले शॉर्ट टर्म पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, तो हम इस प्लेटफॉर्म का ज़रा इस्तेमाल करते हुए बता दें to all the authorities who can help Jayant to go to this competition, to this summit in Turkey. ज़रा दोबारा बता दें. It's the climate. UNCOP. अच्छा, और लॉन्ग टर्म प्लान जल्दी से बता देंगे. तो आपका शॉर्ट टर्म में आप ये करना चाह रहे हैं, बड़े होके क्या बनना है? तो कहेंगे कि बिजनेस संभालो. मुझे स्टार्टअप शुरू करना है खुद का. सो ऑब्वियसली डिग्री करना है, तो मेरे आई एम रियली इनटू एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोबायोलॉजी. उसकी डिग्री करूँ, आई लर्न एंड देन मे बी MBA और व्हाट व्हेरेवर लाइफ टेक्स मी, बट आइडियल गोल है स्टार्टअप. कौन सा 16 साल का बच्चा इस तरह बातें करता है? पहले तो आप मुझे ये बता दें कि मतलब he knows what he has to do, he has a vision in front of him, and mashallah he is already achieving so much. तो all the best to you. बड़ी खुशी हुई हमने जब आपके बारे में पहले सुना था. We knew that this is the platform for you. होती है, स्कूल का एक माहौल होता है. एक और बात बताऊं, शहर का माहौल भी होता है. शहर का कराची सिटी के जो यूथ है ना, मुझे लगता है कि they are
better focused than the rest of the country. अब पड़ जाएंगे आपके पीछे सारे ऐसे ना कहें, we have had achievers from all the cities, but particularly business studies, business, startups, entrepreneurship, because ज़ाहिर है एक business city है ये और उसका असर पड़ता है. So best of luck और इंशाल्लाह मुझे कुछ ऐसी feeling है कि आप और अचीव करेंगे और वापस इस प्लेटफॉर्म पे. Can I just add one more thing? Yeah, sure. I just really wanted to thank जो सब ने online, because I think 2 हफ्ते से बार-बार comments आ रहे हैं, दुआएं आ रहे हैं, सब मुबारक करें, and I'm just really grateful for everyone, like from all across Pakistan, Karachi, Lahore, Rawalpindi, कहीं से internationally भी, and I just wanted to use this platform as a message, thank all the Pakistani people, like their words do mean a lot for me. Very nice. अच्छा लगा हमें. Thank you so much, and best of luck. अच्छा और हमें और ज़्यादा शुक्रिया का मौका देंगे. Thank you. छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं and we'll be right back. Good morning. अब्दुल्ला मेडल वापस करें. Welcome. Okay, let's talk about पेट्रोल की कीमतों में क्या होने वाला है. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का नया निज़ाम तय करने पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं. जिस तरह आप कह रहे थे ना, ये डेली बेसिस पे होगा. कीमतों की रोज़ाना तब्दीली से आवाम को क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात होंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन इस फैसले के इब्तदाई असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं. ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों के लिए मुल्क भर में 7 से 10% तक किराए बढ़ा दिए हैं. अब पता है सवाल यही था कि जब रोज़ाना की बुनियाद पर फैसला होगा तो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स क्या तय करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स क्या रोज़ाना की बुनियाद पर फैसला करेंगे कि आज क्या किराया लेना है, क्या नहीं लेना है. फिर और इतनी रिलेटेड चीज़ें होती हैं विद पेट्रोल कंजम्पशन. क्या इंडस्ट्रियलिस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर फैसला करेंगे? नहीं, और रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ें ऊपर जाना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको बड़ी ये तो लगेगा कि बहुत अच्छी बात है, आज भी ऊपर कर दो. जब कम होना होगा तो क्या रोज़ाना की बुनियाद पे कमियां भी आएंगी? इट्स नॉट मेकिंग सेंस. हाउ इज़ इट गोइंग टू बी एप्लीकेबल दिस होल मॉडल? तो ये बहुत बड़ा सवाल अच्छा, है. दूसरा, हुकूमत ने टोल टैक्स भी बढ़ाया है. मुसाफिर किरायों में इजाफे के साथ साथ गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफे का मतलब है कि हर चीज़ महंगी होगी और आवाम की जेब पर बोझ पड़ेगा, जो पहले ही बेचारे महंगाई के हाथों बेहाल हैं. ट्रांसपोर्टर्स के अलावा रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ भी नए निज़ाम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं. इस फैसले से कई तकनीकी मसाइल भी जन्म ले सकते हैं. उधर हुकूमत का कहना है कि ओगरा की जानिब से पेट्रोल की रोज़ाना कीमतों का तयन आलमी मंडियों में तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव को सामने रख कर किया जाएगा. इस फैसले से आवाम को आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फौरी फ़ायदा मुंतकिल होगा. अच्छा, ओके, लेट्स टॉक टू आवर गेस्ट नाउ और उनसे बाकी जो हमारे सवाल उनसे पूछ लेते हैं. मलिक नदीम हुसैन साहब हमारे साथ हैं, सदर ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट फेडरेशन. ये बताइएगा कि किराए बढ़ाने की वजूहात क्या हैं और क्यों अचानक आवाम पर ऐसा बोझ डाल रहे हैं? कोई और मैकेनिज्म नहीं हो सकता? बताइए. अस्सलाम वालेकुम. मैं तो पहले जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ. मुझे टॉपिक जो है सेंसिटिव है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, जैसा कि आपको पता है कि रोजाना बेस पे अभी इंक्रीज हो रही हैं, तो इस पे हम चाहते हैं कि पीएम साहब से हमारी गुजारिश है कि इस पे एक ठोस लाहेअमल तैयार करना चाहिए. महकमा ट्रांसपोर्ट को भी चाहिए कि इसमें हमें ट्रांसपोर्टरों को साथ ले और एक अच्छा लाहेअमल बनाए जिसपे अवाम पे भी बोझ ना चले और ट्रांसपोर्टर भी अपना काम जारी और सही रख सकें. अच्छा, अब ये भी बताइएगा सर कि टोल टैक्स के इशू पर हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है कि कई सालों से बढ़ा नहीं था, इसलिए मामूली इजाफे किए गए हैं. अब इसको हम समझ भी लें तो आप क्यों नहीं समझ रहे इस इशू को, और क्या इस तरह के फैसलों में आपको एतमाद में लिया गया था? नहीं, बिल्कुल ऐसे फैसले जो होते हैं कि जो अवामी फैसले हैं कि टोल टैक्स जब इंक्रीज होता है तो बिल्कुल 6 माह बाद इंक्रीज कर रहे हैं. ये 1 साल बाद तो पुरानी बात हो गई है, अब तो 6 माह बाद ही इंक्रीज हो रही है टोल टैक्स की. तो जो टोकन टैक्स हैं वो भी बढ़ गए हैं इस बजट में, तो लिहाजा हम ट्रांसपोर्टर को भी काम करना बहुत मुश्किल हो गया है. लेकिन हम हतम कोशिश करते हैं एज ए पाकिस्तानी कि अपना ट्रांसपोर्ट का काम और आवाम को देखते हुए इसको मुश्किलात को हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं बहुत. अच्छा, ये हमें ज़रा ये समझा दें कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो कम भी हुई और अब ऐसा हर रोज़ भी हो सकता है. फिर 2-4 रुपए फ़ी लीटर बढ़ने पर 20-30 रुपए फ़ी सवारी किराया जो है वो बढ़ाना अपनी जगह एक ज़्यादती है. और अगर हुकूमत ये फैसले नहीं मानती और क्रैकडाउन होता है, जुर्माने होते हैं, तो क्या आप लोगों का इरादा क्या है? क्या करना है? हड़तालें करके तो अपना ही नुकसान होगा, तो सोचा क्या है?
नहीं, जैसा कि आपको पता है कि ये इशू एक हमारे पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में ये इशू हो रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की इंक्रीज का। तो एज ए पाकिस्तानी हम तो जैसा कि अपनी पूरी पाकिस्तान में हम अपना एज ए ट्रांसपोर्टर हुकूमत के साथ मिल के अपना बोझ हम जितना बोझ सह रहे हैं और अवाम पे ये बोझ नहीं लाद रहे, लेकिन अब हमारी खीर हो चुकी है। जैसा कि हुकूमत को करना चाहिए कि इस पर पॉलिसी अच्छी लानी चाहिए, मैं साथ बिठा के इस पर कोई लाहेमल अच्छा आना चाहिए कि जो अवाम पे बोझ भी ना डरे और हम भी अपना कारोबार एज ए ट्रांसपोर्टर पाकिस्तानी कर सकें। तो हमें तो PM साहब से हमारी गुजारिश है कि इस पर एक अच्छी पॉलिसी लाएं और पॉलिसी ला के तो अवाम को भी इस पर बोझ ना पड़े और हम भी अपना कारोबार कर सकें। अच्छा, आप समझते हैं कि किराए बढ़ने के फौरी बाद हर चीज़ महंगी हो जाती है और महंगाई की एक ऐसी लहर आती है जिससे ट्रांसपोर्टर्स खुद भी महफूज नहीं रह सकते? बेहतर नहीं है कि किराए कंट्रोल में रहें और ख़ुद को भी और अपने हमवतनों को भी महंगाई से बचाएं और फ़ायदा भी हो? जी, एज ए पाकिस्तानी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने किराए इतने इंक्रीज नहीं कर रहे जितने गुड्स में हो रहे हैं। तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले वैसे ही मतलब कि इतना बोझ हम वहाँ पे नहीं लगा सकते अपना काम जारी रखने के लिए, क्योंकि अगर किराए बढ़ते हैं तो हमारा कारोबार भी इससे मुतासर होता है। तो लिहाजा हम इतना बोझ नहीं डाल रहे। जो हमारी इंटरसिटी बसेस चल रही हैं पूरे पाकिस्तान में, तो हम तो सर्वाइव कर रहे हैं। जैसा कि हमारे हुकूमत ने कहा था सब्सिडी भी हमें नहीं मिली, वो भी बातों में रहा है काम, और फिर भी हमने सर्वाइव किया और पूरा ताउन किया एज ए पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी और अवाम से भी। और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल रिलीफ देते हैं। जैसा कि हमारा किराया कम होगा तो हमारा बिजनेस ज्यादा होगा। अगर किराया में गॉट इट मलिक नदीम हुसैन साहब, सदर ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, क्या कह सकते हैं? अल्लाह बचाए कि ये महंगाइयाँ कहाँ तक जा रही हैं और रोज ऊपर नीचे चलेगा तो ऊपर ही जाएगा, नीचे कुछ नहीं आना। कीमतें कुछ कम हो और हम भी सुकून में आए और रोजाना की बुनियाद पे तय होने वाला मामला भी जरा सेटल हो। ऊंचा सा कहें आमीन। आमीन। और yeah, we'll see you tomorrow. Have a great day. Bye.